आपका देवभूमि खबरों में मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। राज्य में विकास कार्यों को सीएम धामी की बड़ी सौगात इस वक्त आपको बताते हैं। सीएम धामी ने 5 करोड़ की विकास की सौगात उत्तराखंड की जनता को सौंपी है। सीएम धामी ने 5 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं को वित्तीय मंजूरी दे दी है। पौड़ी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों को करोड़ों की सौगात मिल गई है। धार्मिक स्थलों के विकास पर भी धामी सरकार का फोकस इस वक्त दिख रहा है कि कई मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों के बजट को स्वीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से सड़क, मंदिर और सुरक्षा कार्यों के लिए यह धनराशि जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है और ऐसे में सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं को वित्तीय मंजूरी देकर के इस पर मुहर लगा दी है, जिसमें पौड़ी, पिथौरागढ़ और तमाम क्षेत्रों के उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के भी विकास में जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने एक बड़े करोड़ों के बजट को स्वीकृत किया है, जिसमें सड़क है, मंदिर और सुरक्षा कार्यों के लिए भी धनराशि जो है वो जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार इस वक्त उत्तराखंड के विकास को लेकर के अनवरत प्रयास कर रही है और इसी के कड़ी में ये धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार का फोकस। और देखिए, कई जिलों को ये करोड़ों की सौगात धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास कार्य, उसके सौंदर्यीकरण के लिए धामी सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। सीएम धामी ने वित्तीय योजनाओं को मंजूरी दी है जो लंबे समय से लंबित थी। सीएम धामी ने 5 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें राज्य में विकास कार्यों को सीएम धामी की एक बड़ी सौगात मिली है। 5 करोड़ के इस धनराशि से धामी सरकार ने एक मेगा प्लान ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे कि पौड़ी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों को इससे सुविधा होगी, सहूलियत मिलेगी। वहां पर इंफ्रा की डेवलपमेंट होगी, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड के विकास के लिए धामी सरकार ने करोड़ों की सौगात दी है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरकूल में 17 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुंडीर की स्मृति में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं मसूरी क्षेत्र के विकास को एक नई गति देंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना रुके और बिना थके अपने हर वादे को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। मसूरी में सड़क, पेयजल, पर्यटन और स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने पर्यटन की दिशा में सीएम धामी ने कहा कि लगातार राज्य को पर्यटन और एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मसूरी के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वादा पूरा कर रही है। स्टेप वाइज हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मसूरी के विकास के लिए लगातार सरकार सोच रही है। सीएम धामी ने मसूरी के विकास में एक और पंख लगा दिए हैं और विकास कार्यों का शुभारंभ मसूरी की जनता के समक्ष उन्होंने किया है। सीएम ने कहा कि हर वादा, मसूरी को दिया हुआ वादा हम पूरा कर रहे हैं। मसूरी को करीब 17 करोड़ 80 लाख की सौगात मिलने से क्षेत्रवासी, मसूरी वासियों में हर्ष का इस वक्त माहौल है। सीएम का धन्यवाद सभी मसूरी वासियों ने दिया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मसूरी की लगातार उसको एक पंख लगेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। मसूरी का इंफ्रा मजबूत होगा। मसूरी को करीब 17 करोड़ की इस धनराशि से डेवलप किया जाएगा। मसूरी के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयासरत है, प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी वादों को एक बार फिर से मंच से दोहरा दिया है। बढ़ेंगे आगे। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ गई है। बैठक शुरू होते ही सभासद सचिन गुहेरे ने अपने ऊपर लगाए जा रहे कथित लेन देन के आरोपों के विरोध में सदन के बीच धरना शुरू कर दिया। सचिन गुहेर ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके समर्थन में कई अन्य सभासद भी बैठ गए हैं। सभासदों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपों को स्पष्ट करने की मांग उठाई। इस दौरान पर्यटन प्रभारी चंद्र प्रकाश बडोनी के खिलाफ भी सवाल उठे और कुछ सभासदों ने इस्तीफे की मांग की। बढ़ते विवाद के बीच पर्यटन प्रभारी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, जिसके बाद माहौल शांत हुआ और बोर्ड बैठक की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकी। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
तो आरोपों पर सभासदों का यह धरना प्रदर्शन, ये तस्वीर आपको दिखा दें। लेन देन विवाद से पालिका का सदन जो है गर्मा गया। इस बीच कई सभासदों ने इस पूरे विवाद में अपना समर्थन दिया है। मसूरी पालिका बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच की तस्वीर आई है, जब आरोपों पर सभासदों का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेन देन विवाद से पालिका सदन का जो पूरा माहौल है वो गर्मा गया। मसूरी पालिका में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच ये प्रदर्शन पूरे सदन के माहौल को गर्मा दिया। मामला यह है कि क्योंकि मैं पर्यटन का अध्यक्ष हूं और मैंने पर्यटन प्रभारी के खिलाफ इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आरोप लगे रहे थे कि भाई इतने पैसे, इतने लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, और क्योंकि उसमें कोई सत्यता थी नहीं, और जब सत्यता नहीं है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हम उसको क्यों सहे, क्यों अपने ऊपर अपने चरित्र पे दाग लगाए। मेरा आत्मसम्मान की बात थी, तो मेरा आत्मसम्मान ने मुझे जगाने की आज जरूरत पड़ी कि भाई मैं इंसान हूँ और अपने आत्मसम्मान की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने आज अपने आत्मसम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ी और अपना इनसे इस्तीफे की मांग की और इस्तीफा लिया। देखिए, मेरा इसके बारे में ये कहना है कि सोशल मीडिया पे माननीय सभासद जी ने जो बात उठाई है उसकी पुष्टि भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से माननीय सभासद जी को कहना है। और चूँकि बोर्ड की गरिमा का प्रश्न आया और वहाँ पर मेरे इस्तीफे की बात आई है, तो मैंने बोर्ड का सम्मान करते हुए और पालिका का सम्मान करते, क्योंकि यदि माननीय सभासद का सम्मान है उसमें हमारे भी सम्मान जुड़ा है, तो मैंने उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने से विगत 2-3 वर्ष 2-3 माह पूर्व अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण उनसे निवेदन किया था कि मुझे इन दायित्व से मुझे मुक्त कर दिया जाए, और इस पर अब माननीय अध्यक्ष जी को ही निर्णय लेना है। और मैं पालिका हित में काम करने की प्रवृत्ति रही है, आज भी है और आगे भी पालिका हित में काम करेंगे। अब देखिए, वो किसी कर्मचारी ने नहीं लगाया लेन देन का मामला, लेकिन शहर में जिस तरीके की हवा चलती है, क्योंकि ये तो पिछली बोर्डों के समय से चली आ रही है चीजें, तो लोगों को लगता है कि नहीं यही चीजें होनी है, सभासदों के साथ भी यही होना है, कर्मचारियों के साथ भी यही होना है। और आज जो सभासदों ने शुरुआत में यहाँ पे जो बात रखी, मुझे लगता है वो जायज भी है। वो आहत है इन सारी चीजों से, क्योंकि शहर में लोग जगह जगह जिस तरीके की बातें उनसे खिलाफ कह रहे थे, तो मुझे लगता है उन्होंने जो किया वो जायज था। उन्होंने देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है और मतदाताओं से फीडबैक लिया। उन्होंने राजपुर और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर पहुंच करके नोटिसों की सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी ली। सीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का निस्तारण BLO स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने अनमैप्ड मतदाताओं के मामलों में ERO और AERO स्तर पर नियमानुसार सुनवाई करके समाधान न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट का उद्देश्य जमीनी स्तर की समस्याओं को समझना और SIR प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाना है। SIR को लेकर के निर्वाचन विभाग अलर्ट मोड पर है। सीओ ने SIR प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया है। सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। मतदान केंद्रों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पहुंचने के बाद अधिकारी अलर्ट मोड पर दिखे और CEO की तरफ से विशेष जानकारी सभी को दी गई है और गाइडलाइंस का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर पर SIR को लेकर के क्या सख्ती होनी चाहिए, किस तरह से नियमों का पालन करवाना चाहिए अधिकारियों, BLOs को, तमाम पदाधिकारियों को CEO ने जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विस्तार से नियमों की भी जानकारी दी, साथ ही साथ वहां पर SIR प्रक्रिया चल रही उसको भी उन्होंने देखा और विस्तार से उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को, चल रही प्रक्रिया को समझा भी है। अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक भी लिए। साथ ही साथ जो कमियां थी उन पर CEO मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को चिताया भी और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी CEO की तरफ से दिए गए। हल्द्वानी में SIR अभियान को लेकर के फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए EDM विवेक राय ने प्रेस वार्ता करके स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को हटा करके मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है। जिले में अब तक करीब 2,35,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि मतदाता नोटिस मिलने पर घबराए नहीं, बल्कि निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। आपकी मदद के लिए हैं, कदापि
आपको परेशान करने के लिए नहीं है। किसी स्तर पर अगर आपको सहयोग नहीं मिलता है तो आप डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डीईओ, एडीईओ से लेकर के अपने एसडीएम, तहसीलदार, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्ण सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पात्र होगा उसको हर हालत में निर्वाचक नामावली का भाग बना के रखा जाएगा। जो अपात्र होगा वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगा। बस आपका केवल सहयोग ये चाहिए कि आप जो है हमसे संपर्क बनाएं, उत्तर दें, हमसे बात करें, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने हरिद्वार में एसआईआर 2026 अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे, अपात्र व्यक्ति का नाम न जुड़े और बिना नोटिस किसी भी मतदाता का नाम हटाया न जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और सभी विसंगतियों का निस्तारण बीएलओ स्तर पर करने पर भी जोर दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है, लगभग 90.54%। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के भेल केंद्रीय विद्यालय स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण करके मतदाता सत्यापन कार्य का जायजा भी लिया। हरिद्वार में मतदाता सूची में पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया जा रहा है। सत्यापन कार्य का सीईओ ने जायजा लिया। देखिए किस तरह से बीएलओ स्तर पर भी उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान हरिद्वार के डीएम मौजूद रहे, देखिए मयूर दीक्षित मौजूद रहे और ऐसे में हरिद्वार में एसआईआर 2026 की समीक्षा बैठक पर डीएम समेत तमाम अधिकारियों को सीईओ ने निर्देशित भी किया। साथ ही साथ बीएलओ से भी उन्होंने मुलाकात की और बीएलओ की तमाम प्रक्रियाओं को भी उन्होंने समझाया कि किस तरह से पारदर्शितापूर्ण इस पूरे प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में पूर्ण करना है। वहीं पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव में पिछले कई दिनों से दहशत की वजह बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार की लगातार मौजूदगी से लोगों में भय का माहौल था और इसकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो रही थी। वन विभाग ने वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी के नेतृत्व में क्षेत्र में पिंजरा लगाया और निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए। पिंजरे में एक मादा गुलदार फंस गई और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने बताया कि क्षेत्र में अभी और गुलदार होने की संभावना है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मादा गुलदार जो पिंजरे में कैद हुई है, देखिए जरा तस्वीरें आपको बता दें। कई गुलदार इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, इससे ग्रामीणों में लगातार दहशत फैली हुई है। हालांकि वन विभाग की मदद से इस मादा गुलदार को पकड़ लिया गया है। कुमौड़ में गुलदार के भ्रमण करने की और संभावनाएं अभी बनी हुई हैं और होने की संभावनाएं बनी हुई है। वन विभाग ने सभी ग्रामीणों से, राहगीरों से अपील की है कि गुलदारों से सतर्क रहें। ऐसे में गुलदारों को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की टीम लगी हुई है और बहुत जल्द ही आश्वासन दिया गया है कि सभी गुलदार यहाँ से रेस्क्यू किए जाएंगे। हालांकि कुमौड़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई से एक मादा गुलदार को पकड़ लिया गया है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन फिलहाल खतरा अभी टला नहीं है और खतरा अभी बना हुआ है। संभावित खतरे से वन विभाग ने भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं करते हुए नजर आ रहा। कुमौड़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये देखिए जरा किस तरह से पिथौरागढ़ में पिंजरे में मादा गुलदार जो है वो कैद हुई है। कुमौड़ में गुलदार का आतंक खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। वन विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि गुलदार अभी भी इस क्षेत्र में हो सकते हैं, ऐसे में बचकर रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए इस मादा गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार गुलदार के भ्रमण का खतरा जो बना रहता है, उसको लेकर भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पागलनाला के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने के बाद मार्ग को जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं नारायण बगड़ क्षेत्र के मोड़ा छोड़ा गांव के पास मोटर मार्ग भी अवरुद्ध है। संबंधित विभाग की टीमें लगातार मलबा हटाने और सड़क को यातायात के लिए सुचारू करने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी लेने और सावधानी बरतने की अपील की है।
प्रशासन बैठक करके लगातार लोगों को चेतावनी भी जारी कर रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस मंथन में लगे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है और सड़क पर निकलने से पहले ताज़ा स्थिति की जानकारी लेने और सावधानी बरतने की अपील करते हुए पागल नाला में जो हाईवे खोलने का काम जारी है उसको लेकर भी लोगों को चेताया गया है। बद्रीनाथ हाईवे जल्द खोलने की कवायद की गई है। चमोली में बारिश से सड़कें प्रभावित हुई हैं। हरिद्वार में सावन महीने के दौरान पंचक को लेकर के धार्मिक मान्यताओं पर नारायण शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से लेकर के रेवती नक्षत्र की समाप्ति तक का समय पंचक कहलाता है। मान्यता के अनुसार इस अवधि में कई शिव भक्त कांवड़ उठाने से परहेज करते हैं। पुजारी ने बताया कि पंचक में शुभ कार्य पूरी तरह वर्जित नहीं होते हैं, लेकिन मन्नत पूरी होने पर भगवान शिव को जल अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं के कांवड़ यात्रा को लेकर के विशेष मान्यता जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचक के दौरान पूजा, जलाभिषेक और मंत्र जप किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कार्यों से बचने की परंपरा भी है। तो नारायण शिला के साधु ने इस बारे में जानकारी दी है, संत ने जानकारी दी है। सावन में पंचक को लेकर के धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, इस बारे में उन्होंने बताया है। लोगों को उन्होंने इस परंपरा को, कर्तव्य को निभाने की भी बात कही है। नारायण शिला के पुजारी ने सावन में पंचक को लेकर के धार्मिक मान्यताओं के बारे में उन्होंने सचेत किया है। कांवड़ और पंचक के धार्मिक मान्यता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सावन के इस पंचक में, नारायण शिला के पुजारी ने पंचक की मान्यता भी बताई है। काष्ठ आदि का संग्रह करना या लकड़ी आदि के सामान का खरीदना, कॉलम खड़े करना, लेंटर या छत डालना या इसके अतिरिक्त दाह संस्कार आदि जैसे कार्यों का निषेध कहा गया है। बाकी शुभ काम का बड़ा अच्छा मानते हैं इसको, पर कांवड़ यात्रा में विशेष तौर पे इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब हम अपनी मन्नत मांगने के लिए, मान्यता पूरी करने के लिए जल उठाते हैं, कांवड़ उठाते हैं, तो कांवड़ ज्यादातर लकड़ी की या काष्ठ की बनती है। उसमें मतलब लकड़ी का कोई ना कोई। वही सावन के पवित्र महीने में बाबा केदारनाथ धाम आस्था और भक्ति से सरोबार है और लगातार सराबोर है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम में पहुंच रहे हैं। देखिए जरा, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग यहां पर बाबा केदार के द्वार पर पहुंच रहे हैं। सावन शुरू होते केदारनाथ यात्रा में भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस यात्रा सीजन में अब तक करीब 14,26,797 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। कई श्रद्धालु कांवड़ लेकर भी धाम पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग से लेकर के धाम तक प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की सराहना की है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बताया कि धाम में सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं और मौसम की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। तो सावन में गुलजार हो गया है केदारनाथ धाम। देखिए किस तरह से पर्यटकों के जो धार्मिक पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, इस वक्त बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। बाबा केदार का ये भव्य धाम इस वक्त सावन के पावन महीने में और पवित्र हो गया है और ऐसे में देखिए भक्तों का सैलाब, जो भक्तों की आस्था का सैलाब है, इस वक्त कैसे उमड़ा हुआ है बाबा केदार के दर पर। बाबा भोलेनाथ केदारनाथ के जयकारों के साथ ये धाम इस वक्त गुंजायमान है। आगे बढ़ेंगे। राज्य के पहाड़ों में पैदा होने वाला माल्टा अब देश दुनिया के ऑर्गेनिक बाजार में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। राज्य में पहली बार माल्टा उत्पादक क्षेत्रों के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इससे पहाड़ी माल्टे को प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद का दर्जा मिल सकेगा और किसानों को बेहतर बाजार, प्रीमियम कीमत और निर्यात के नए अवसर मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत कई पर्वतीय जिलों में पैदा होने वाला माल्टा अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है। अब ऑर्गेनिक प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाएगी और पहाड़ी किसानों की आय में भी सुधार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार, शासन की तरफ से कार्रवाई इस मामले में लगातार इस प्रक्रिया को तेज करने की कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ के माल्टे को अब ऑर्गेनिक मुहर लग जाएगी। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है और माल्टा को देशी नहीं बल्कि विश्व में भी पहचान दिलाने की कवायद शासन की तरफ से की गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।